जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज पर। दोस्तों आज सभी को बता दें कि एक बार अपना जो सेशन है करंट अफेयर का वो पुनः आप सभी के समक्ष में आ चुका है। इससे पहले बताएंगे आपको ये भी कि हमारा जो सेशन था वो कुछ दिनों से अभी तक कंट्री में चल के नहीं रहा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि आज है 2 नवंबर 2020 और 2 नवंबर 2020 की जितने भी दैनिक समसामयिक की जो क्वेश्चन बनने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर आ रहे थे उन सभी का सेशन जो होगा वो आप सभी के समक्ष में लाइव हो चुका है। अब साथियों बात करते हैं कि अभी तक का जो सेशन था वो आपके समक्ष में लाइव क्यों नहीं हुआ था या आपकी जो क्लास थी वो रेगुलर क्यों नहीं चल पा रही थी। देखिए 26 तारीख को हमारी क्लास जो थी वो रेगुलर चली थी। क्या होता साथियों कि जो हमारा फिर 26 अक्टूबर तक हुआ था, 26 अक्टूबर तक का जो हमारी जो क्लास थी वो नियमित रूप से चल पाई थी। लेकिन फिर इसके बाद में 27 से लेके जो 1 तारीख जो करंट अफेयर का सेशन था वो हमारा नहीं हो पाया था। तो फिर उसकी वजह से क्या थी कि हमारे एक फैमिली में मेंबर में फिर क्या हुआ था, उनका हो गया था निधन, जिसकी वजह से अपनी जो क्लास थी वो काफी ज्यादा बाधित हुई थी। लेकिन अब साथियों क्या होगा, जो अपनी क्लास है वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो आज से फिर क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक और नवीन सेशन जिससे आप सभी हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। और फिर एक बार आपको ये करना है कि थोड़ा सा करना है अपना सपोर्ट, इसे अधिक से अधिक क्या करना है फ्रेंड्स, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी और लाइक और कमेंट जरूर करके जरूर बताएं कि ये सेशन आपके लिए कितना अच्छा है। बाकी की क्लास हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे कब और कैसे शुरू करनी है। जल्द ही आपके पास क्लास होगी वो आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स की। क्या सफलता पाएगा जो निर्भर रहता गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में जो चलता अपने पैरों पर। जी साथियों, अगर सफलता पाना है तो आपको क्या होगा, अपने कदमों पर चलना होगा, अकेले चलना होगा। अगर आप ये डिपेंड कर रहे हैं कि हमारा जो फ्रेंड जब करेगा तब हम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने कदमों पर अकेले चलने का क्या करिए, प्रयास करिए, उसका रास्ता बनाइए, तभी क्या कर सकते हैं आप अपने मंजिलों को पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं, अगर कहीं किसी को तैयारी करना है कि बाहर शहर में जाके, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो क्या कहता है, मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जा नहीं सकता हूँ। अरे भाई, पढ़ाई आपको करनी है या आपके फ्रेंड को करनी है, करना दोनों का है, लेकिन आपका पहला कर्तव्य बनता है कि पहले आप जाइए। आपका देखिए का हो सकता है कि आपका फ्रेंड भी आपके पास में क्या है, चला है। इसलिए हमेशा फिर क्या करिए, सबसे पहला जो लक्ष्य बनाइए वो अपना बनाइए और उसमें जो आपको लीडिंग सिम करना है वो आप स्वयं करिए, जिससे आपके जो पीछे चलने वाले हैं ना वो आपके देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो खुद ब खुद आपके पीछे चलने की तरफ फिर क्या होंगे, अग्रसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में बढ़ते हैं सेशन आज के प्रश्न की जो है तरफ। और साथियों आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा उसके पर ध्यान देते हैं। साथियों आज का पहला प्रश्न लिखिएगा। सबसे पहले बात ये फ्रेंड्स, किस देश ने डाक लदान से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय हेतु, क्या हुआ साथियों, डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय हेतु भारतीय डाक के साथ में एक समझौता किया है। साथियों बात हो रही डाक लदान की। अब डाक लदान के बारे में फ्रेंड्स अगर बात करें तो डाक का क्या होता है, जो आदान प्रदान करने का जो काम होता है उसमें समझे जो फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट क्या आता है से संबंधित जो डेटा के इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विनिमय का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरण किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। या विनिमय मतलब होता है साथियों, ऐसे तो अगर देखा जाए विनिमय का जो साथियों होता है वो क्रय विक्रय करना, क्या होता है साथियों, आपको लेना मुझे देना, मतलब इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। ये तो क्या हुआ है, भारतीय डाक के साथ में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। तो वो किस कंट्री ने किया हुआ था, चीन ने किया हुआ है, नेपाल, पाकिस्तान या अमेरिका। तो साथियों यहाँ से हमारा जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर, क्या आएगा, डी आएगा ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है ना। देखिएगा चीन के साथ में कोई समझौता भारत करेगा नहीं, पाकिस्तान के साथ में भी कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जो हमेशा क्या होते हैं, धोखे से भरे रहते हैं। अब आप साथियों इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप कोई आपके पास ऐसा मित्र है या आपके पास जिसको जानते हैं कि धोखा देने में बहुत ज्यादा फ्रेंड्स क्या है आगे है, तो क्या करेंगे आप, उससे कोई समझौता करेंगे नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार साथियों क्या हुआ, यहाँ पर चीन, क्या हुआ, जो चीन है और चीन के साथ में जो पाकिस्तान है इसको तो आप पूरी तरह से क्या करेंगे, हटा दीजिए, ठीक है ना। देखिए अभी जो नेपाल ने फिर क्या हुआ था, जो मैप जारी किया हुआ था कहाँ का, जो भारत के अपने कुछ हिस्से के, जिसका अपने उन्होंने मैप में दिखाया था
अब वो हमें फिर क्या हुआ, उसने जो है वापस ले लिया है और उसने अपने जो सिलेबस में जो एकेडमिक जो क्लासेस थी, जैसे 9 10 11 12 की जो क्लास थी, वहां पे जो उसके सेशन में हटाया था उस सिलेबस को हटा दिया गया है। मतलब अब नेपाल का जो पुराना मैप था फ्रेंड्स वही जारी रहेगा, क्योंकि ये नेपाल ने फिर जो कार्य किया था वो किसके कहने पर किया था, वो फिर किया था चाइना के कहने पर। लेकिन जब चाइना से बाद में फिर क्या हुआ, जब विवाद बढ़ा तो चाइना ने खुद नेपाल को क्या किया, फिर घेर लिया। और उस घेरे गए जब परिवर्तन हुआ तो उसके बाद में नेपाल को भी समझ में आ गया कि ऐसा भारत के साथ करना क्या था, अनुचित था। इसीलिए फिर क्या हुआ, ये तो इनका संबंध भी खराब हो चुका है, इन दोनों का जो संबंध था वो भी काफी ज्यादा खराब हो चुका है। और हमारा जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, अमेरिका बन जाएगा। क्लियर यहाँ से? चलिए फ्रेंड अभी आप पर समझेंगे क्या चीज है इसके बारे में। सबसे पहले फ्रेंड समझते हैं यहाँ पे अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच में डाक लदान, क्या हुआ साथियों, डाक लदान के बारे में सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक, सीमा शुल्क का मतलब होता है जो फ्रेंड रोड टैक्स होता है उसके बारे में बात कर रहा जा रहा है यहाँ पे, या बॉर्डर पे जो टैक्स दिया जाता है उसके बारे में है सीधा सीधा। इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के भारतीय डाक को अमेरिकी डाक के बीच में क्या हुआ से, भारतीय डाक और अमेरिकी डाक के बीच में क्या हुआ है, 27 अक्टूबर 2020 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता क्या है इसके बारे में समझते हैं साथियों। विवरण क्या होगा साथियों, समझौते के तहत संबंधित अधिकारियों को स्थान पर पहुंचने से पहले क्या होगा, संबंधित जो अधिकारी हैं उनको स्थान पर पहुंचने से पहले अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्राप्त होंगे और भेजे गए जो देरी से बचने और डाक सेवाओं के प्रदर्शन में सुधार करने में क्या होगी, अग्रिम भूमिका निभाएगी। जैसे साथियों कहने का मतलब है इस समझौते के तहत अगर किसी अधिकारी को क्या करना है कि इसी स्थान पर जाना है तो सबसे पहले फिर क्या आएगा, वहां पर अंतरराष्ट्रीय डाक जो होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा के द्वारा फिर क्या हो जाएगा, भेजा जाएगा। और जो क्या करेगा, मुख्य रूप से देरी से बचने के लिए फिर क्या करेगा, जैसे आप कोई कागज था तो कोई कागज सबसे पहले फिर क्या होगा, जैसे आप अमेरिका से भेजेंगे तो अमेरिका से भेजने से फिर क्या होगा, टाइम लगेगा। तो अमेरिका क्या करेगा, इसे मेल के माध्यम से या फिर आप कहें कोरियर के माध्यम, या फिर मेल के माध्यम से, या आपके आता है जो जिसे आप क्या कहते हैं साथियों, एक तो मेल हो गया तो मेल के माध्यम से आप डाटा ट्रांसफर करते हैं, और दूसरा फैक्स होता है, फैक्स के माध्यम से डाटा ट्रांसफर करते हैं। तो चाहे मेल के माध्यम से आएगा अमेरिका से यहाँ पर, चाहे फिर क्या होगा फैक्स के माध्यम से आएगा। उसके बाद में यहाँ का जो डाक विभाग है उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद में क्या होगा, उस क्षेत्र में भेज देगा। इससे फिर क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय जो डाक होगा उसको पहचानने में काफी ज्यादा सरलता भी मिलेगी और इससे देरी से पहुंचने में सुविधा भी मिलेगी। तो साथियों ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या करेगा, अमेरिका हुआ भारत में ऐसे इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा, और जो होगा भारत जो होगा वो अमेरिका के लिए इस प्रकार की सेवाएं जो होगा मुख्य रूप से प्रदान करेगा। तो साथियों यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब चलिए फिर बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो साथियों अभी को पता होगा कि जो अमेरिका के अभी, ठीक है ना, अमेरिका में फिर क्या होने वाला है, अभी होने वाला है चुनाव, ठीक है ना। और किसका चुनाव है साथियों, तो चुनाव है यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, यानी कि प्रेसिडेंट और साथियों क्या है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाने वाला है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा दो पार्टी के लोग हैं, कौन कौन सी पार्टी आपको ये याद होना चाहिए। एक तो साथियों जो पार्टी है वो है क्या है, रिपब्लिकन है। क्या साथियों, एक तो है रिपब्लिकन पार्टी, क्या है, एक पार्टी साथियों क्या है वो है रिपब्लिकन, और दूसरी जो फिर पार्टी है वो क्या है, डेमोक्रेशियन, क्या है, डेमोक्रेटिक, क्या है, ठीक है ना। एक पार्टी फिर क्या है, एक पार्टी है डेमोक्रेटिक, दो पार्टियां हैं। अब दो पार्टियों में देखिएगा अलग अलग फिर क्या है, इसके उम्मीदवार हैं। एक तरफ तो फिर आपके पास में ट्रम्प साहब, तो ट्रम्प साहब फिर जो है वो किस तरफ है आपको पता होना चाहिए कि वो रिपब्लिक की तरफ है। क्या फ्रेंड्स, वो रिपब्लिकन की तरफ से ही है, कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प। और फिर अगर इसकी तरफ है देखेंगे तो क्या रहेगा, टॉय है, ठीक है साथियों, जो टॉय बिडेन है, क्या है, जो टॉय बिडेन है वो फिर क्या है, वो डेमोक्रेटिक की तरफ से है। अगर फिर देखिएगा इसमें चुनाव कब होगा, तो साथियों ध्यान रखना है, इसका जो चुनाव होने वाला है वो होने वाला है कल, यानी कि 3 नवंबर को। क्या होगा साथियों, ये चुनाव होगा कब होगा, वो होगा 3 नवंबर को। आप ये ध्यान रखना, आपके लिए हो सकता है कि ये महत्वपूर्ण चुनाव बन जाए। देखिए साथियों अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपब्लिकन ने किसको साथ में लिया हुआ है, इंडियन लोगों को साथ में लिया हुआ है। और इंडियन लोगों को साथ में लेने का जो फ्रेंड मुख्य रहा है वो क्या रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए
कि दो कार्यक्रम किए गए थे। कब किए गए थे साथियों? एक हुआ था हाउडी मोदी किया गया था, वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में किया गया था। भारतीयों को पूरी तरह से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए पहला कार्यक्रम हुआ था। दूसरे साथ में फ्रेंड जो हुआ था, जो भारत में हुआ था, वो हुआ था, क्या हुआ था? नमस्ते ट्रम्प हुआ था, ठीक है ना? क्या हुआ था साथियों? एक हुआ था नमस्ते ट्रम्प और एक हुआ था हाउडी मोदी। तो दोनों जो कार्यक्रम साथियों जो वो था अपनी तरफ क्या होता है? इंडियन को आकर्षित करना। क्लियर यहाँ से? एक चीज साथियों आपको और बताना चाहूंगा कि जो उपराष्ट्रपति पद है, क्या फ्रेंड? जो उपराष्ट्रपति पद है, तो एक तरफ से माइक पेस, क्या है साथियों? माइक पेस है, जो कि क्या है? रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से है। और दूसरे फ्रेंड्स क्या है? दूसरी तरफ है कमला हैरिस। क्या हुआ है? कमला हैरिस। क्या साथियों? कमला जो हैरिस हैं वो किस तरफ से हैं? वो है साथियों डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। तो ये दो चीजें आपके लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और खासकर किसी भी एग्जाम में आपसे जो अंतरराष्ट्रीय क्या है, जो संबंध है या अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, इसके बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। और ये फ्रेंड देखिएगा, यहाँ पे दो प्रकार के, जैसे हमारे यहाँ फ्रेंड क्या है, एक जो राजनीतिक चुनाव होता है, इसी प्रकार से फ्रेंड क्या है, यहाँ पे दो प्रकार के चुनाव होते हैं। जैसे क्या होता है फ्रेंड, काले और गोरे। तो ये फ्रेंड जो पार्टी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, वो हमेशा गोरे लोगों को क्या करती है? समर्थन करती है। क्या होती है फ्रेंड? जो गोरे लोग होते हैं उनका ज्यादा समर्थन करती है। जबकि फ्रेंड जो होता है डेमोक्रेटिक जो पार्टी होती है, ये हमेशा जो काले लोग होते हैं इनके समर्थन में हमेशा क्या करती है? काम करती है। अब ये फ्रेंड देखिएगा, भारत की तरफ से महत्वपूर्ण क्या चीज है? तो साथियों महत्वपूर्ण जो अगर है वो किसका जितना भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो कुछ ऐसे चीजें हैं फ्रेंड देखिएगा, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो इससे तो आपके पास देखिएगा नुकसान यहाँ से नहीं होने वाला है। यहाँ से अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो इससे कुछ भी किसी भी प्रकार का नुकसान भारत को नहीं होने वाला है। लेकिन अगर फ्रेंड क्या होती है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी अगर जीती है तो इससे कुछ क्षेत्रों में भारत को क्या होने वाला है? मुख्य रूप से देखने को नुकसान देखने को मिलेगा। तो अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो रिपब्लिकन जो पार्टी यानी कि ट्रंप जो उम्मीदवार है जिसके, उसको जीतना बेहद क्या होता है? लाभप्रद माना जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन एक जो बना हुआ है काफी ज्यादा साथियों यहाँ पे क्या रहा हुआ है? इंपॉर्टेंट रहा है हमारे सभी के लिए। और साथियों अगर इसका बात करें अमेरिका का, जो हमारे पास क्या है साथियों, जो इसका राजधानी है, क्या है जो राजधानी है किसका साथियों? अमेरिका की जो राजधानी है वो क्या है? आप सभी को पता होगा, डीसी क्या है? वाशिंगटन। क्या साथियों? जो डीसी वाशिंगटन है वो क्या है? इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा की अगर बात करें यानी कि करेंसी की, तो क्या रहेगा अपना जो डॉलर है वो यहाँ साथियों क्या है? यहाँ की करेंसी है। और आज का जो डॉलर का रेट है वो लगभग फिर क्या होता है? 72 टू 73 रुपीस के रूप में आपके पास देखने को मिलता है। तो साथियों यहाँ पर सभी को क्लियर है। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। अब साथियों बात की है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अभी हाल ही में राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। राज्य का मतलब होता है साथियों, जो होता है आपके पास में, जो राज्य में क्या होता है? सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है, जिसे आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हाई कोर्ट कहते हैं। तो हाई कोर्ट ने राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला राज्य कौन बना हुआ है? इसे फ्रेंड क्या होगा? लाइव के माध्यम से। अब लाइव के माध्यम से तो फ्रेंड क्या करेगा इसे, या तो वीडियो वीडियो क्या होगा? कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। क्या होगा फ्रेंड? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। लेकिन इसका जो प्रसारण होगा वो फ्रेंड कहाँ पे दिखाया गया है? तो साथियों ध्यान रखना है, इसका प्रसारण टेलीविजन पे नहीं किया गया है। इसका जो प्रसारण किया गया है वो साथियों किया गया है कहाँ पे? यूट्यूब पे किया गया है। क्या हुआ है? उस जो है डिस्ट्रिक्ट आपके पास जो कोर्ट रहा है, उस कोर्ट का अपना यूट्यूब चैनल बनाया गया, और उस चैनल पर जो हो गया जितने भी न्यायिक कार्रवाई थी उनका क्या किया गया? प्रसारण किया गया। तो साथियों यहाँ पर क्लियर हो चुका है ये क्या चीज था। अब दोस्तों बात करते हैं ये हुआ कहाँ पे है। तो ये दिल्ली पे तो हुआ नहीं है, ठीक है ना? मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ है और केरल में भी नहीं हुआ है। हुआ साथियों कहाँ पे? गुजरात में। क्या साथियों हुआ है? गुजरात में हुआ है ये कार्यक्रम। आप समझेंगे फिर आपके पास और सारी जानकारियां क्या क्या चीजें वो आपको तरफ बताते हुए चलना होगा। चलिए फिर बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात का जो उच्च न्यायालय है, क्या साथियों? जो उच्च न्यायालय है जिसे आप हाई कोर्ट के रूप में जानते हैं, यूट्यूब चैनल क्या होगा साथियों? यूट्यूब चैनल SCMS। क्या हुआ साथियों? जो उसका यूट्यूब चैनल है वो किस नाम से है? SCMS। और क्या हुआ है? ICT गुजरात के उच्च न्यायालय पर लाइव न्यायिक, दो जो है इसके चैनल थे। एक था SCMS था और दूसरा था ICTC गुजरात के उच्च न्यायालय पर क्या हुआ? मुख्य तौर से इसे लाइव प्रसारित किया गया। इसे क्या हुआ साथियों? इसे लाइव करके जो गया वो न्यायिक कार्रवाई को संचालित करने वाला पहला राज्य बन गया। क्लियर यहाँ से?
अब आगे देखिएगा, उच्च न्यायालय ने प्रेस और सार्वजनिक की अनुपस्थिति में, क्या हुआ, जो प्रेस वाले थे उनकी भी कोई भी वहां पे मतलब अनुपस्थिति एवं सार्वजनिक रूप से कोई व्यक्ति नहीं था, ठीक है ना, अनुपस्थिति में एक न्यायाधीश, क्या हुआ, एक न्यायाधीश ने निजी कक्ष में, क्या हुआ, जो अपना कक्ष होता है, जिसको जो न्यायाधीश का जो कक्ष होता है उसको तरफ समझिएगा, न्यायाधीश के निजी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुली अदालत कार्रवाई को अनुमति दे दी, क्या हुआ, जो खुली अदालत थी उसकी कार्रवाई को अनुमति दे दी। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि कार्यवाही निष्पक्ष रूप में संचालित हो और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम जो है वो भी मुख्य रूप से बना रहे। और दूर दराज के क्षेत्रों में व्यक्तियों को एक दिन की सुनवाई के लिए बिना किसी जगह का दौरा किए राष्ट्रीय राजधानी में अदालत कार्रवाई देखने की मदद करेगा। मतलब साथियों क्या है यहाँ पे जो सबसे लास्ट में बात की गई कि इससे हमारे पास फायदा क्या होने वाला है, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अगर कोई भी जो होगा न्यायिक कार्य किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, तो इससे लोगों का फायदा क्या होने वाला है। तो साथियों मान लिया आपके पास देखिएगा, अभी आप कहाँ निवास कर रहे हैं साथियों, बात आप निवास कर रहे हैं भारत के सबसे उत्तरी छोर पर उत्तर प्रदेश की, जैसा कि आप गोरखपुर में रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं साथियों, गोरखपुर में रहे हैं। गोरखपुर का भी साथियों छोड़ दीजिए, आप रह रहे हैं कहाँ पे, नोएडा में या गाजियाबाद में, साथियों क्या रह रहे हैं, आप रह रहे हैं गाजियाबाद में, क्या साथियों आप है गाजियाबाद में, ठीक है ना, और गाजियाबाद जो क्षेत्र है वो किसका साथियों, ये है यूपी का क्षेत्र, ठीक है ना। मान लिया फिर क्या है, आप है गाजियाबाद में और आपको जो न्यायिक हिरासत लगेगा फिर जो उच्च न्यायालय क्या है हाई कोर्ट का, वो कहाँ पे लगेगा, उच्च अगर न्यायालय की बात की जाएगी तो लगेगा आपके पास लखनऊ, ठीक है ना। और लखनऊ की अगर फिर दूरी की बात करें तो लगभग आपके पास कितना होगा, ये जो दूरी होगी वो 500 किलोमीटर के लगभग जो है ये दूरी मानी जाती है, ठीक है ना, कितना साथियों 500 किलोमीटर की लगभग दूरी आपके पास हो जाएगी। तो ये जो दूरी है आपको आने जाने में जो कार्य है वो आपको क्या होगी, इस चीज में फिर क्या होगी, ये कमी आएगी, इससे होगा आपको जो 500 किलोमीटर का आने जाने का जो खर्चा है लगभग वो आपको क्या होगा, बच सकेगा। इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो भूमिका ये होगी, ये कार्यक्रम निभाएगा। तो साथियों यहाँ तक सभी को क्लियर है, चलिए फिर बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो जो गुजरात की साथियों राजधानी है, क्या होगा दोस्तों, जो गुजरात की राजधानी है मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी। चलिए भाई मैं गुजरात की राजधानी के बारे में आपको बता दूं, बाकी जो गुजरात में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो अभी आपके लिए बताना चाहूंगा। महत्वपूर्ण चीजें फ्रेंड्स कुछ ऐसी हैं जो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले फ्रेंड जानते हैं, देखिएगा साथियों अगर गुजरात की बात करें तो राजधानी फ्रेंड क्या बनेगा, आपके पास जो राजधानी है वो है गांधीनगर, क्या होगा साथियों, गांधीनगर यहाँ की क्या है, राजधानी है, ठीक है ना। और इसके साथ में फ्रेंड्स अगर बात करेंगे आगे तो जो हमारे यहाँ के राज्यपाल हैं, फिर क्या है, जो राज्यपाल हैं वो क्या है, आचार्य देवव्रत है, क्या साथियों, आचार्य देवव्रत है, क्या है, जो आचार्य देवव्रत, क्या साथियों यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम की अगर बात करें साथियों क्या होगा, पिनराई विजयन है, क्या क्या है फ्रेंड्स, पिनराई विजयन यहाँ के क्या है, सीएम है, पिनराई विजयन यहाँ के फिर क्या है, सीएम है। और इसके साथ साथ में अगर बात करेंगे इससे क्या होगा, फिर बात करें अगर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, क्या जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी बात करें, चीफ ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चीफ ऑफ जस्टिस, क्या होगा फ्रेंड, चीफ ऑफ जस्टिस की अगर बात करें तो वो साथियों कौन है, विक्रमनाथ है, क्या है साथियों, विक्रमनाथ, ध्यान रखना यहाँ पे। क्योंकि साथियों अब जो होगा हमारे पास में जिस भी स्टेट की बात करेंगे लगभग चीफ ऑफ जस्टिस का होगा बात करना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि साथियों कई प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं अब मैक्सिमम ये पूछा जाने वाला है। अब आपके पास सीएम या जो आपके पास जो राज्यपाल है इनको कम पूछा जा रहा है, अब अधिकतर फिर क्या होगा, जो चीफ ऑफ जस्टिस है इनका नाम जरूर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना विक्रम जो फिर क्या है नाथ है, यहाँ के फिर क्या है चीफ ऑफ जस्टिस है, क्लियर है। यहाँ पे एक ही फिर आपको बता दें जो मुख्य चीजें हैं वो साथियों क्या है, यहाँ पे है आपके पास गिर नेशनल पार्क है, क्या साथियों, गिर जो होगा नेशनल पार्क है वो आपके पास कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। और ये खासकर किसके लिए, शेर के लिए फेमस है, क्या होगा शेर साथियों, नेशनल जो पार्क है वो अभी आपके पास यहीं पर है। इसके साथ में अगर बात करें तो साबरमती जो आश्रम है, क्या होगा फ्रेंड, साबरमती जो आश्रम है वो फिर कहाँ पे, यहीं पर है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है खासकर जियोग्राफिकल रूप में
कि आपके पास क्या चीजें हैं और क्या चीजें हमारे पे महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो साथियों यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आज के फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा पूछा गया यहाँ पे पहला एससीओ। एससीओ का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो एससीओ का मतलब होता है वो होता है संघाई सहयोग संगठन। अगर इंग्लिश में बात करें साथियों तो होता है इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे एससीओ के रूप में जानते हैं। तो फ्रेंड बात किया गया यहाँ पे पहला एससीओ स्टार्टअप फोरम का स्टार्टअप जो होगा इनक्यूबेटर किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संघाई सहयोग संगठन, पर्यावरण मंत्रालय या आर्थिक सहयोग संगठन जिसे आप क्या कहते हैं ओईसी के रूप में जानते हैं। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है ना? 3 चीजें फिर आपके पास दी गई हैं, तो समझिएगा यहाँ पे क्या चीजें हैं। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है साथियों सहयोग करना। ठीक है ना? कहते हैं ना जब कोई जब सीबीआई का छापा पड़ता है तो कहते हैं ना प्लीज कॉपरेट। ठीक है ना? अगर आप कॉपरेट कर देंगे तो आप बच सकते हैं कुछ चीजों से, जैसे आपके पास क्या होता है केस कम बनेगा। अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, खूनी में जाएंगे और आपके पास केस भी क्या होगा, बढ़िया से बनेगा। मतलब अगर कोई जांच बैठती है, अगर आप उस पर क्या करते हैं, आप भले ही उस चीज में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको क्या होना चाहिए, उस समय आपको कानून का क्या करना है, हमेशा कोऑपरेट करना है, यानी उसके सहयोग करना है, जिससे कोई भी जो अपराध हुआ है मुख्य रूप में उससे क्या हो, फिर सहभागिता मिले। ठीक है ना? और वो चीज जो है वो क्लियर हो सके। तो साथियों यहाँ पे अपना जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना साथियों? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा अपना यहाँ से राइट आंसर। अभी साथियों जानकारियां मैं आपके पास में कुछ चीजें वो आपको बताना चाहूंगा। संघाई सहयोग संगठन पहला एससीओ जो स्टार्टअप फोरम संघाई सहयोग संगठन का स्टार्टअप क्या हुआ, इन्क्यूबेटर है, और इसे वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या हुआ साथियों? इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको आप ध्यान रखना, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि पीयूष गोयल जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ साथ में हमारे पास क्या है, रेल मिनिस्टर भी है। ठीक है ना? विवरण क्या है साथियों? फोरम जो एससीओ के सदस्य राज्यों को अपने स्टार्टअप के विकास और सम्मान के में सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है ना? अगले साथियों क्या है, मंच के तहत क्या होगा साथियों, मंच के तहत जो इनक्यूबेटरों को स्थापित करने के लिए पूंजी के सर्वोत्तम अभ्यास, मुद्रीकरण और जुड़ाव को साझा किया जाएगा, जो सदस्य राज्यों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी जो तंत्र होंगे उसको मजबूत करेगा। साथियों वर्तमान में जो एससीओ के 8 सदस्य क्या हैं, देश हैं, जो चीन, भारत, रूस। अब यहाँ से देखिएगा जो चीन के जो क्या है, जो संघाई सदस्य हैं, संघाई सदस्य में देखिएगा कौन कौन से आता है, चीन आता है, भारत है, रूस है, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि जितने भी भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं मैक्सिमम, क्या साथियों, जो भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उन सभी का नाम आता है जिसमें एससीओ के 8 सदस्यों के ग्रुप में। कई बार ये फ्रेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संघाई सदस्य होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड, जो संघाई सदस्य होते हैं इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो ध्यान रखना साथियों, इसमें 8 जो सदस्य देश होगा वो मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। अब साथियों बात करेंगे इसके जो मुख्य रूप से इसका क्या मुख्यालय है, तो वो फिर क्या है, वो चीन के बीजिंग में। क्या साथियों, एससीओ का जो मुख्यालय है वो फिर कहाँ पे है, चीन के बीजिंग में है। और इसकी स्थापना से जो क्या हुई थी, 15 जून 2001 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी साथियों? यहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको डेट बता दूं, 15 जो जून को हुआ था। क्या हुआ था साथियों? 15 जून को क्या हुआ था, 15 जून को 2001 में क्या गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले क्या थे, कुछ 5 सदस्य थे, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, कुछ चीजों को बढ़ा के क्या हुआ, इसमें सदस्य की संख्या भी बढ़ा दी गई। तो साथियों यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला साथियों क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत बैंक सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। साथियों क्या हुई है, भारत के सबसे लंबे समय तक जो सेवारत बैंक सीईओ के रूप में, यानी कि जो कार्यरत हैं, यानी कि अपनी जो सेवाएं प्रदान करने वाले हैं, वो बैंक के सीईओ के रूप में किसने अपने जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं? आदित्य पुरी, निरंजन झा, रघुराम राजन, गौतम अदानी। तो साथियों यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपके पास राइट आंसर, आदित्य पुरी। अब आप सभी को पहले पता होगा कि रघुराम जो राजन थे आपके पास कुछ दिन पहले क्या होगा साथियों, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। क्या होगा साथियों, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। लेकिन साथियों ये आपके पास राइट आंसर नहीं होगा, ये पूरी तरह से क्या है, गलत भी है, आपको यह ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है ना? आदित्य पुरी फिर क्या होगा, 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद में
क्या होगा साथियों, 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी आरबीआई के निर्णय के अनुसार क्या होगा फ्रेंड, आरबीआई के नियमन के अनुसार 26 वर्षों के बाद क्या होगा साथियों, 26 वर्षों के बाद में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले बैंक सीईओ के रूप में 27 अक्टूबर 2020 को एचडीएफसी बैंक से क्या करती है, इन्होंने अपनी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्या हुआ साथियों, ये जो है एचडीएफसी के लगभग सीईओ के रूप में क्या थे, 27 अक्टूबर 2020 के रूप में जो है वो किए गए थे। वह सीईओ पर क्या पद होगा, वो सीधा जगदीशन को सौंपेंगे। अब यानी ध्यान रखना, अब से जो एचडीएफसी के नए सीईओ होंगे वो क्या होंगे, शशिधर जगदीशन के रूप में अब जाने जाएंगे। और जो भारत के सबसे बड़े निजी बैंक के प्रबंधक एमडी भी होंगे, ठीक है होगा, जो क्या होगा फ्रेंड, जो भारत के सबसे कोई बड़ा प्राइवेट अगर बैंक की बात की जाएगी तो उसके एमडी और सीईओ के रूप में दोनों के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए भाई बात करते हैं आगे के बारे में। एचडीएफसी की बारे में बात करें तो एचडीएफसी का जो पूर्ण रूप से आवास विकास निगम है, क्या साथियों, एचडीएफसी का जो पूर्ण रूप है इसे क्या है, आवास विकास वित्त निगम के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, कहाँ पे फ्रेंड्स, मुंबई में। और हसमुख भाई पारेख ने इसकी जो है शुरुआत की थी, यानी क्या हुआ था, इसकी जो स्थापना थी या संस्थापक थे हसमुख भाई पारेख ने किया था। इसका जो मुख्यालय साथियों वो कहाँ पे है, इसका मुख्यालय आपके पास में मुंबई में बना हुआ है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ गया है कि सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। साथियों क्या है न्यूनतम मूल्य, अभी आपको वो भी बताएंगे, केरल, दिल्ली, मध्य प्रदेश या बिहार। तो साथियों हमारे पास जो राइट आंसर सबसे पहले बताएंगे क्या है, राइट आंसर आपके पास जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए बन गया साथियों के पास, आपके पास राइट आंसर। बात की जा रही है साथियों सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य समर्थित जो होगा क्या होता है, तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मतलब साथियों क्या होगा कि जब सब्जी बोई जाने का जो समय होता है उसी समय क्या होगा सब्जियों का रेट तय हो जाएगा। जैसे आलू का रेट है साथियों आपके पास क्या चल रहा है, 40 चल रहा है, तो पहले जो होगा जैसे अब आलू की बुआई होनी है इस समय, तो इस समय क्या हो जाएगा, जैसे अभी आपके पास में कुछ समय पहले अभी जो होगा अभी तक का क्या होगा, जो न्यूनतम समर्थित जो मूल्य था इसका निर्धारण क्या हुआ था, धान गेहूं, क्या होगा सही, धान और गेहूं के लिए पहले से क्या है ये तय होता है कि भाई धान होगा वो कितना होगा, 20 रुपए किलो या 15 रुपए किलो के हिसाब से क्या होगा खरीदा जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब क्या होगा सब्जियों के लिए भी क्या गया है कि केरल सरकार ने वहां के लिए न्यूनतम मूल्य क्या तय कर दिया गया है, यानी सब्जियों की बुआई से पहले। अब ये फिर क्या करेगा, इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे जो फायदा होगा किसको, किसान को, जितने भी उत्पादन करने वाले लोग हैं उनको मुख्य रूप से फायदा होगा। और ये मार्केट में देखिएगा अब क्या होगा, मुख्य रूप से सस्ता होगा। जैसे साथियों क्या होगा, अभी तक क्या होता था कोई भी चीज कोई भी फसल का जब सब्जियों का जो मूल्य था वो निर्धारित नहीं था, तो भाई पता चला कि केरल भी वही सब्जी उगा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पता चल रहा है देखिएगा जब जिस प्रकार से किसान देखता है कि इस बार उस चीज का फसल महंगा रहा है वही चीज हमेशा क्या करता है किसान उगा देता है। जैसे साथियों इस बार क्या है कि आलू का रेट काफी ज्यादा महंगा है। अब ध्यान देना साथियों कि अगले साल जो आलू आलू का रेट होगा वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हर साल देखिएगा पिछली बार प्याज था वो काफी ज्यादा था, इस बार प्याज था थोड़ा फिर क्या है उससे कम है, ठीक है ना। पिछली बार जो प्याज था वो बहुत ज्यादा था, लगभग फिर देखिएगा 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो प्याज का। टमाटर में फिर वही रेट था, लेकिन इस बार टमाटर और प्याज नहीं बढ़े, इस बार क्या बढ़ेगा, आलू बढ़ेगा। उसकी वजह साथियों क्या था कि जब क्या होता है कोई भी जो राज्य है, ठीक है ना, लगातार राज्य क्या होता है जो चीज की रेट बढ़ती है लगातार फिर क्या होता है वही सब्जियां उगाना शुरू कर देता है, तो भाई उसकी अधिकता हो जाती है, बाकी सब्जियों की क्या होती है कमी हो जाती है। तो वो चीज आपके पास क्या होगी, प्याज और जो आपके पास था जो टमाटर थे उसकी उत्पादन ज्यादा हो गया और कमी फिर किसकी होगी, वो आलू की कमी होगी। तो इसी प्रकार में फिर क्या गया है, अब यहाँ से जो धान और गेहूं का पहले समर्थित मूल्य था अब क्या करेगा, पता चलेगा भाई कि अगर क्या है हरी सब्जियों में मान जाए आलू का रेट है, आलू का रेट पता चलेगा कि इस बार क्या रहने वाला है, 20 रुपए रहने वाला है। तो भाई उसको लगेगा कि हमारे पास 20 रुपए में प्रॉफिट होने वाला है, यानी हमारी लागत मूल्य आ जाएगा, तो क्या करेगा आलू बोएगा, अगर नहीं होगा तो आलू नहीं बोएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा साथियों तो जो छोटे छोटे किसान हैं वो लगभग क्या करेंगे इस चीज को बोया शुरू कर देंगे। और आलू का अभी बाद में भले ही फिर क्या हो वो 15 रुपए में है, लेकिन सरकार को जो आपके पास जो खरीदना होगा ये किस में खरीदेगी साथियों, ये आपके पास 20 रुपए में ही खरीदेगी, भले ही मार्केट रेट फिर क्या होगा उससे डाउन है।
तो आपको उम्मीद करता हूँ साथियों ये टॉपिक भी आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे साथियों अभी तक क्या रहा है, गेहूं और धान पर ये चीजें लागू रही हैं, लेकिन अब ये सब्जियों पर भी क्या होगी, मुख्य रूप से लागू हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, अगर बात करते हैं सब्जियों के बारे में, तो कुछ सब्जियों के लिए फ्रेंड बात करें, ठीक है ना। जैसे आपके पास हुआ आलू, तो आलू का उत्पादन सबसे पहले अधिक कहाँ होता है, कहाँ होता है साथियों, ये यूपी में होता है। अगर फिर बात करेंगे हरी सब्जियों में, क्या होगा फ्रेंड, जो हरी सब्जियां होती हैं, क्या होती है साथियों, जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां सबसे अधिक कहाँ पे उगाई जाती हैं, तो ध्यान रखना ये है फिर आपके पास में वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना साथियों। क्या होगा, वेस्ट बंगाल है कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मात्रा में जो हरी सब्जियां होती है वो मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। अगर फिर बात करेंगे, ठीक है ना, इसके साथ में अगर बात करें आपके पास में आलू हो गया, हरी सब्जियां होगी, तो ये जो आपके पास क्लियर हो चुकी होगी। आगे फिर अगर बात करें जो बैगन होता है, सत्य को होता है फिर जो बैगन होता है, बैगन सबसे अधिक कहाँ पे उगाया जाता है, तो फिर आपके पास में आता है एपी में। कहाँ पे होता है फिर, एपी में। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको मैं धीरे धीरे बताना चाहूंगा कि इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है। अगर फिर कुल अन्न की बात करेंगे, तो क्या होगा फिर, अन्न की अगर कुल पूरा बात करेंगे, कुल अगर खाद्यान्न की बात करें, क्या होगा फ्रेंड, खाद्यान्न की बात करें, तो इसके बाद में यूपी जो होता फ्रेंड जो होगा वो नंबर 1 पर रहेगा। क्या आएगा, नंबर 1 पर रहेगा यूपी अपना। ठीक है साथियों, यहाँ पर सभी को क्लियर हो चुके होंगे। चलिए भाई बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से निकलने वाली है। केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य समर्पित करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है ना। सरकार के अनुसार क्या होगा साथियों, सरकार के अनुसार में सब्जियों का न्यूनतम मूल्य या आधार मूल्य उसकी उत्पादन लागत का 20% क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा साथियों, जो उसका लागत मूल्य है, यानी अभी आपके पास में एक एवरेज माना जाएगा कि अगर 1 हेक्टेयर में क्या है, जो आलू उत्पादन करने का जो भी रेट है, उसके हिसाब से फिर क्या होगा, उसमें उत्पादन दर के हिसाब से 20% क्या होगा, अधिक के तौर पर फिर क्या होगा, ऐसा तय किया जाएगा। जैसे मान लिया फिर आपके पास में 1 किलो जो आलू उत्पादन करने की जो लागत है, ठीक है ना, 1 किलो आलू जो होगा उसको अगर उत्पादन करने की जो लागत है वो फिर क्या है, मान लिया 15 रुपए है, तो 15 का फिर क्या होगा, 20% निकाला जाएगा। क्या होगा साथियों, इसका 20% निकाला जाएगा, तो 20% आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या होगा साथियों, इसका 20% निकाल लिए, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 5 रुपए। तो कुल मिला के कितना होगा आपके पास में, 20 रुपए आपके पास क्या होगा, ये डायरेक्टली आपको साथियों क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से 20 रुपए का, 5 रुपए का इजाफा, यानी कि अब वो कितने में बिकेगा साथियों, ये बिकेगा आपके पास है 20 रुपए। क्लियर यहाँ से। आगे पर क्या है, विवरण क्या है, पहल के तहत क्या होगा साथियों, पहल के तहत सरकार किसानों से सब्जियों की ना फर्श की कीमत पर खरीदेगी, भले ही बाजार मूल्य फर्श की कीमत से क्या हो, कम हो। भले ही फिर क्या होगा, मान लीजिए ये तय चीजें हैं, तो आपको क्या करेंगे, इसको आपको क्या करेगी, सरकार खरीद लेगी इतने रुपए, भले ही क्या होगा, मार्केट रेट है उसमें क्या हो, कम चीजें हो। यहाँ तक सभी को क्लियर है। यह योजना 16 प्रकार की सब्जियों से फिर क्या होगा, घोषित की गई है। यह योजना होगा 16 प्रकार की सब्जियां हैं उनके लिए घोषित की गई है, और इसे 1 नवंबर से मुख्य रूप से क्या होगा, केरल में क्या होगा, इसे प्रभावित कर दिया गया है। साथियों क्लियर होगा चुका होगा, उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपके पास समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई बात करते हैं केरल के बारे में। तो अगर से साथियों केरल के बारे में बात करें, तो केरल में क्या चीजें होने वाली हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये कुछ काम की चीजें नहीं है तो इसको हटा दिया जाता है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पर था, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने बात करते हैं कुछ स्टैटिक जीके यानी काम की बात, जो हमारे लिए फिर क्या बेहद ही जरूरी है। आप सभी को फिर बात करें केरल के, ठीक है ना, तो केरल का फ्रेंड सभी को पता होगा कि इसकी जो राजधानी है, क्या फ्रेंड, जो राजधानी है वो क्या है, त्रिवेंद्रम है। क्या फ्रेंड, त्रिवेंद्रनाथपुरम है। क्या होगा साथियों, त्रिवेंद्रनाथपुरम क्या होगा, इसकी राजधानी होगी। क्लियर। चलिए फ्रेंड बात करते हैं आगे, राजधानी हो गई। राजधानी के बाद अगर फ्रेंड बात करें यहाँ की सीएम की, तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। वहां पे फ्रेंड क्या है, ये राज्यपाल है, ठीक है ना, आरिफ मोहम्मद खान साथियों के यहाँ के क्या है यहाँ के फिर क्या है, ये राज्यपाल है। इसके साथ में अगर हम बात करें पिनरई विजयन, क्या होगा फ्रेंड्स, पिनरई विजयन, क्या साथियों, पिनरई विजयन फ्रेंड क्या है यहाँ पे साथियों, क्या है यहाँ पे पिनरई जो विजयन है वो आपके पास यहाँ के क्या है, सीएम है, ठीक है ना साथियों, पीएम है, ये क्या है, गवर्नर है, और ये फिर क्या है, यहाँ की कैपिटल है, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। इसके बाद भी केरल को क्या होता है साथियों, मसालों का शहर कहा जाता है। इसका साथियों मसालों का शहर कहा जाता है,
मसालों का शहर कहा जाता है। आपको यह पिंड क्या है, शहर कहा जाता है इसे, इसका मसालों का शहर। और यही पिंड आपके साथ में है, ठीक है ना। वो फिर क्या होता है, यही कोच्चि आपके पास में। और कोच्चि क्या होगा, भारत का जो होगा इसे छोटा सा हिस्सा कहा जाता है। फिर क्या होगा, जो कोच्चि है आपके पास में केरल में ही है, और कोच्चि को एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है आपको ये बताना है। अगर आपको नाम ये पता है फिर क्या होगा, कोच्चि को भारत के किस रूप में जाना जाता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो वेट कीजिएगा, इस चीज का आंसर हम आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, कमेंट बॉक्स में अगर दिया गया है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग को आपके पास देख नहीं पा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसका नाम क्या होगा। केरल को जो होता है, कोच्चि को केरल के किस रूप में जाना जाता है, भारत के किस रूप में जाना जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेकिन फिर आपके पास बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीजें मेरे जैसे गलती हुई है। वो गलती क्या हुई है साथियों, जो हमने गुजरात का सीएम बताया था साथियों, क्या होता है, जो गुजरात के सीएम बताए थे, कहा था क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। जी भाई, गुजरात का सीएम पिनरई विजयन नहीं थे, वो क्या थे फ्रेंड्स, विजय रूपानी थे। क्या होगा साथियों, ये विजय क्या होगा, रूपानी होगा। मुझे केयरलेस गलती हो गई है बाय मिस्टेक। क्या हुआ साथियों, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक ही फ्रेंड यही हुआ है कि इसमें, जी हाँ, ये क्या फ्रेंड, विजय क्या थे, रूपानी थे। क्या हुआ साथियों, विजय रूपानी थे। आपको ध्यान रखते हुए चलना है। बाय मिस्टेक हो गया था साथियों, दोनों चीज का नाम जो था वो लगभग एक ही रूप में आया था। क्या था, विजय रूपानी यहाँ पे फिर क्या है, सीएम है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्लियर। चलिए चलिए भाई आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे थे अभी तक हम। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा साथियों। इसके साथ में अगर बात करें साथियों, एक चीज आपके पास में और हमने बात कर रहे हैं, चीफ ऑफ जस्टिस। क्या होगा साथियों, चीफ ऑफ जस्टिस क्या फिर मनी कुमार है। क्या साथियों, मनी कुमार यहाँ के क्या है, चीफ ऑफ जस्टिस है, एस मनी कुमार। क्या होगा साथियों, एस मनी जो कुमार है, एस मनी कुमार, क्या साथियों यहाँ के चीफ ऑफ जस्टिस के रूप में जो है वो कार्यरत है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, और ये महत्वपूर्ण जो जानकारियां आपके रूप में साझा करते हुए चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है कि भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के रूप में किस रूप में मनाया जाता है। तो साथियों दो रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, कृषि जागरूकता सप्ताह नहीं साथियों, सरकार जागरूकता सप्ताह ये भी नहीं है, व्यक्ति जागरूकता सप्ताह ये भी नहीं है साथियों। जो हमारे पास राइट आंसर निकल के आने वाला है वो साथियों आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना साथियों। क्या होगा, डी नंबर आएगा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। क्या होगा साथियों, सतर्कता जागरूकता सप्ताह जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए भाई बात करते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, जिनका भारतीय प्रशासनिक संरचना की स्थापना में बड़ा प्रभाव रहा है, ठीक है ना। इनका क्या था, जो भारतीय जो प्रशासनिक संरचना थी उसकी स्थापना में क्या है, इनका बेहद योगदान रहा है। सतर्कता जो फिर क्या है, सप्ताह है, वो प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या होता है, जन्मदिन मनाता है, ठीक है ना। और केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है वो 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में, क्या हुआ साथियों, 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर के बीच में क्या होता है, इसे सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब साथियों इनका बात करते हैं कि जो इनका जन्मदिन आता है वो आता है 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखना फ्रेंड, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को साथियों मनाया जाता है आपके साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या होगा साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या होगा साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी हाथ में ध्यान रखना, इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी थे उन्होंने फिर कहाँ पर जो हो गया बताना चाहेंगे आपको कि श्रद्धांजलि के लिए, क्या हुआ फ्रेंड्स साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो होगा उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये कहाँ गए हुए थे, और उन्होंने अपने जो श्रद्धांजलि दी है वो कहाँ पर दी है। तो ध्यान रखना साथियों, ये गए हुए थे आपके पास में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्या हुआ फ्रेंड, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और ये हाथियों है कहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, ये यहीं पे गए हुए थे। और इन्होंने फिर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या हुआ, उन्होंने जो है श्रद्धांजलि दी उनके अपने जन्मदिवस के रूप में।
और यह फ्रेंड क्या है, गुजरात में है। क्या होगा फ्रेंड, ये गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में होगा। फिर क्या होगा, गुजरात के कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। और ये है कि सरदार वल्लभ, क्या फ्रेंड, सरदार सरोवर बांध। क्या होगा साथियों, सरदार सरोवर बांध है, और सरदार सरोवर बांध पर ही फ्रेंड क्या होगा, ये मुख्य रूप से स्थित होगा। क्लियर साथियों, यहाँ पे ये नर्मदा नदी पर फ्रेंड क्या है, ये बांध बना हुआ है, और ये बांध क्या होगा, नर्मदा नदी पर स्थित है, और वहीं पर फ्रेंड क्या होगा, इस जो का स्टेच्यू को मुख्य रूप से बनाया गया था। साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर बात करते हैं आगे के लिए। साथियों यहाँ पे महत्व क्या है, नागरिक जो भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन, क्या होगा साथियों, जो सार्वजनिक जीवन है, क्या होगा साथियों, जो सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन के रूप में क्या होगा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए यह जागरूकता सप्ताह हमारी योग्यता प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। साथियों जो आपके पास में जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको बनाने का क्या है, हम जागरूक रहे एवं सतर्क रहे। जैसे अब आप फिर क्या है, कोई हमसे क्या मांगता है, घूस मांगता है, तो घूस के लिए आपको क्या होना है, सतर्क रहना है, जागरूक भी रहना है। सतर्क क्या बताता है, कोई आपसे आपका फायदा ना उठा सके, आपसे कोई चीज क्या हो सके फ्रेंड्स, आपके पास धोखेबाजी ना कर सके, इसके लिए क्या करना है, हमें सतर्क भी रहना है और लोगों को भी जागरूक करना है। मुख्य उद्देश्य से ये सतर्क जागरूकता सप्ताह जो होता है वो मनाया जाता है। तो साथियों क्लियर है। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है, वो आ रहा है दोस्तों आपके पास में 27 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष दिन क्या होता है, विश्व ऑडियो विजुअल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब साथियों ऑडियो विजुअल का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या कहते हैं टेलीविजन, ये पेन क्या है, ये ऑडियो विजुअल का क्या है, एक उदाहरण है, ठीक है। इसके क्या होगा, इसके विरासत के रूप में मनाया जाता है, ये आपको जानना है, ठीक है। चलिए भाई, 27 अक्टूबर को विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका 2020 की जो थीम था वो क्या था, योर विंडो टू योर वर्ल्ड। क्या साथियों, योर विंडो टू योर वर्ल्ड आपका क्या है, ये आपके पास रहा है 2020 का थीम। और फ्रेंड साथियों रखना है, यह दिवस ध्वनि और श्रव्य दृश्य, क्या होगा फ्रेंड, ध्वनि और श्रव्य जो दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्वपूर्ण और संरक्षण जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथियों जो आपके पास क्या होगा, जो दृश्य श्रव्य होता है वो क्या चीज होता है, आपको बताना चाहेंगे। ऐसी जो वस्तुएं हैं क्या साथियों, जो आपको पास दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। जैसे साथियों क्या है, टेलीविजन, टेलीविजन आप देखते हैं तो उसमें म्यूजिक भी सुनते हैं, साथ साथ में फिर क्या होता है, इसके साथ पिक्चर भी देखते हैं। ध्वनि की बात करें तो आपके पास फिर क्या है, ये आपके पास में रेडियो, जिसे आप क्या कहते हैं, श्रव्य, केवल सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। इसका कोई कार्यक्रम आता है आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन बाकी ये फिर क्या है, वो आपके पास में जैसे श्रव्य देश हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब चीज क्या है, आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते टॉपिक है महत्वपूर्ण, इसका महत्व क्या होगा, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की पहल क्या उद्देश्य, ऑडियो विजुअल विरासत की सुरक्षा करना होगा। साथियों क्या होगा, जो हमारे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनको बचाने के लिए क्या होगा, मुख्य रूप से इसे ऑडियो विजुअल विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 21वें महासम्मेलन द्वारा 1980 में मूविंग इमेज, क्या होगा साथियों, मूविंग इमेज की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपनाने की सिफारिश है। मूविंग इमेज का मतलब होता है जो प्रेजेंटेशन होता है। साथियों क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, जो हम वीडियो देखते हैं उसी को फिर क्या होगा, बचाने के लिए या उसके संरक्षण के लिए मुख्य उद्देश्य से मनाया जाता है। साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 8 में पूछा गया है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने, क्या हुआ साथियों, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस संगठन के साथ में उत्कृष्टता के साथ में PRI के सुदृढ़ीकरण का शुभारंभ किया हुआ है। साथियों किसका क्या है, PRI का क्या हुआ है, सुदृढ़ीकरण, यानी कि उसके मरम्मत का क्या क्या शुभारंभ किया गया है। तो किसका किया गया है, इसरो, नासा, आर्ट ऑफ लिविंग या विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ से, बाकी के साथियों इस संगठन की उत्कृष्टता केंद्र, क्या होगा, उत्कृष्टता केंद्र की बात की गई है। तो साथियों यहाँ पे तो ना तो नासा का काम है, ना इसरो का काम है, और ना WHO का काम है, क्योंकि साथियों इसका जो काम है वो क्या चीज है, अलग अलग है। इसरो और अगर नासा की बात की जाएगी तो इसका कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना यानी अंतरिक्ष से संबंधित कोई काम करेगा, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। WHO का फिर जो काम है वो क्या होगा, कोई मेडिकल से संबंधित होगा तो WHO काम करेगा। लेकिन बाकी चीज अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों सी आ जाएगा यहाँ से राइट आंसर। आर्ट ऑफ लिविंग जो क्या था, संगठन था के साथ में उत्कृष्टता केंद्र PRI के सुदृढ़ीकरण का शुभारंभ किया गया है।
किसके द्वारा साथियों किया गया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और अगर साथियों बात करें जनजातीय मामलों के मंत्रालय के फिर क्या जो मंत्री रहेंगे वो साथियों को रहे इसके, ठीक है ना, इसके जो मंत्री हैं साथियों वो कौन है? तो ध्यान रखना है इसे अर्जुन मुंडा। क्या फिर साथियों? अर्जुन मुंडा क्या है साथियों? क्या है इनके जो अर्जुन मुंडा है साथियों वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के क्या है? केंद्रीय मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई बात करते हैं आगे के लिए। तो आर्ट ऑफ लिविंग, क्या साथियों? आर्ट ऑफ लिविंग जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या हुआ? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में COE, ठीक है, COE जो हमने पॉइंट बताया था आपको, COE के सुदृढ़ीकरण के लिए PRI के शुभारंभ, क्या हुआ फ्रेंड? PRI का मतलब होता है PRI के शुभारंभ के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ALO फाउंडेशन के सहयोग से क्या हुआ है? इसका कार्य शुभारंभ किया गया है। विवरण क्या साथियों? पहल के तहत झारखंड के 5 जिलों में 30 जो ग्राम पंचायत जो क्या है क्षेत्र हैं उसमें लगभग 150 गांवों में पंचायती राज संस्थाओं को PRI को सुदृढ़ करने के प्रयास का पहला जो है शुभारंभ किया जा चुका है। इसके तहत PRI क्या होगा? जो पंचायती राज क्या होता है? जो एरिया है या पंचायत है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में जनजातीय लोगों के लिए उपलब्ध विभिन्न जनजातीय अधिनियमों और नियमों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। जो PRI साथियों क्या है? ये पंचायत है साथियों, क्या है ये जो हमारे साथ में क्या है? पंचायत है। और उस पंचायती जो राज्य हैं संस्थाएं हैं क्या होगा साथियों? जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसको क्या होगा साथियों? सुदृढ़ बनाने के लिए या व्यवस्थित करने के मुख्य उद्देश्य से इसको बनाया जाता है। सरकार द्वारा साथियों क्या होगा? शुरू किया गया यह उत्कृष्ट केंद्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गौ आधारित कृषि तकनीकों के अनुपम प्राकृतिक खेती के लिए जनजातीय किसानों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम से शुरू किया गया है। यानी साथियों क्या होगा? जो जनजातीय लोग हैं उनको लिए फिर क्या होगा? जो पशुपालन है गौ आधारित कृषि तकनीक क्या होगा? फिर जो गौ आधारित है कृषि तकनीकों क्या होगा? इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे सभी गौ पालन कर करके क्या होगा? फिर जो कृषि उत्पाद जैसे दूध का उत्पादन हो गया बाकी सब चीजें हैं उसका क्या करेंगे? उपयोग कर सकेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बात करते हैं। भारत ऊर्जा मंच के संस्करण का विषय क्या होगा साथियों? भारत ऊर्जा मंच के जो 2020 का क्या हुआ है? किस संस्करण का विषय बदलती दुनिया में भारत की ऊर्जा का भविष्य था? आपको बताना है भारत ऊर्जा का मंच कि किस संस्करण का जो विषय था वो क्या था? बदलती दुनिया में भारत ऊर्जा का भविष्य क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए साथियों 4, 11वें, 7वें, 5वें या चौथे। तो साथियों यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ प्लेस पे क्या रहा है? चौथा संस्करण में जो गया वो दिया गया था विषय यानी कि थीम, और थीम था साथियों बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। ठीक है, चलिए भाई यहाँ से राइट आंसर क्या किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। और इसका जो फिर आयोजन था वो सेरेविक द्वारा किया जाता है जो ऊर्जा के वैश्विक और केंद्रीय क्या क्षेत्रीय भविष्य के बारे में समग्र दृष्टिकोण क्या हो साथियों? समग्र दृष्टिकोण को प्रदान करता है और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा क्या होता है साथियों? समर्थित किया जाता है। इसे क्या होता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस का मंत्रालय है इसके द्वारा मुख्य रूप से इसे समर्थित किया जाता है। इस कार्यक्रम में कई प्रकार की क्या होगी? चर्चाएं होंगी जिसमें प्रमुख रूप से भारत में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस क्या रास्ता, भारत के भविष्य के ऊर्जा मांग की महामारी का प्रभाव क्या है रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में आपके पास जो बात होगी मुख्य रूप से की जाने वाली है। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर साथियों 10 में बात की गई है कि इन्फेंट्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फेंट्री क्या है? इन्फेंट्री क्या है? एक प्रकार से आर्मी का फिर क्या होता है? ये आर्मी का क्या मुख्य रूप से रेजिमेंट है। क्या साथियों? क्या है? रेजिमेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। क्या ये इन्फेंट्री जो होता है साथियों ये एक प्रकार का क्या है? आर्मी का रेजिमेंट है। तो इन्फेंट्री दिवस जो था मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? साथियों ध्यान रखना इसे मनाया जाता है इसे 27 अक्टूबर को। क्या होगा साथियों? 27 अक्टूबर को प्रतिवर्ष से मनाया जाता है। क्लियर यहाँ से? चलिए अब बात की गई साथियों 27 अक्टूबर को भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट में योगदान की स्मृति में प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भारतीय सेना का क्या है? एक सबसे बड़ा क्या होगा साथियों? जो भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्ध दल है, दल का मतलब होता है रेजिमेंट। महत्व क्या साथियों? इस दिवस का इन्फेंट्री के लिए एक अनूठा महत्व है क्योंकि 1947 में इसी दिन भारतीय सेना के पैदल सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने वाले पहले सैनिक बने थे।
क्या हुआ साथियों, जो जम्मू और कश्मीर का जो क्षेत्र था वहां पर जाने वाले भारतीय सैनिक की पहली ये लड़ाई थी, यानी ये पहले सैनिक थे जो क्या हुए थे हवाई अड्डा से उतरने वाले पहले बंदे थे। यह एक ऐसा कदम था जिसने श्रीनगर के बाहरी इलाकों से आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ दिया और जम्मू का और कश्मीर को पाकिस्तान जो समर्थित कबालियों को हमले से बचा लिया, ठीक है ना। जो पाकिस्तान के हमले होते थे मुख्य रूप से उसको बचाने का काम किया था, कौन सी थी, जो इन्फेंट्री रेजिमेंट थे। क्लियर है साथियों यहाँ पे। चलिए भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और आज के सेशन का क्या होगा साथियों, लास्ट क्वेश्चन होगा। साथियों यहाँ पे कहा गया है किसने रीडिंग बिटवीन द लाइंस, क्या होगा फ्रेंड, रीडिंग बिटवीन द लाइंस व्हाट द वर्ड द रियली थिंग्स ऑफ द टीचर, सर्वेक्षण जो आधारित रिपोर्ट जारी की है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, अमेजन वेबसाइट, वर्किंग फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फराज जो गेम्स फाउंडेशन है। तो साथियों ध्यान रखना दो चीज के बारे में नहीं होगा, क्या चीज नहीं, आपके पास एक वेबसाइट होगा वो अमेजोन क्या करती है जो होगा वो क्रय विक्रय का काम करती है, शॉपिंग का काम है उसका नहीं हो सकता है, इंडस्ट्रीज का भी कोई काम नहीं हो सकता है। अगर फिर कोई रिपोर्ट जारी करती है तो जो रिपोर्ट जारी करने का काम होता है वो तो साथियों या कोई संगठन करती है या कोई फाउंडेशन करती है। तो यहाँ से दो ऑप्शन आपके पास क्या हो सकते हैं, सीधे से सही बन सकते हैं। एक तो फ्रेंड आपके पास में है वर्की फाउंडेशन और दूसरा क्या है फ्रांस गेम्स फाउंडेशन होगा। तो साथियों यहाँ से जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए भाई अब आपके पास समझने वाले हैं वर्किंग फाउंडेशन, ब्रिटेन स्थित वर्किंग फाउंडेशन द्वारा, ये फ्रेंड कहाँ स्थित है, ये ब्रिटेन में स्थित है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। पिछले हफ्ते रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर सर्वेक्षण जो होगा एक प्रकार का सर्वे क्या था, रिपोर्ट था जिसको जारी किया गया है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 35 देशों के वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर शिक्षण कार्यबल जो होगा, जो टीचिंग जो कार्यबल है के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें मापती है। क्या होगा साथियों, जो देश में क्या होगा जो शिक्षण जो कार्यक्रम हो गया उसको क्या करती है, ये आकलन करती है। और जो वर्किंग फाउंडेशन के संस्थापक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो होगा वो सनी वर्की है, क्या होगा साथियों, वो किसको दिया गया है, सनी वर्कों को दिया गया है मुख्य रूप से शिक्षक पुरस्कार जो वैश्विक रूप से दिया जाता है। परिणाम क्या होगा साथियों, देश में शिक्षकों की स्थिति पर लोगों के अंतर्निहित अचेतन एवं स्वाचारित विचारों पर बात की जाती है। तो भारत का स्थान क्या होगा इसमें 6वें नंबर पर आता है। साथियों क्या होगा इसमें इस नंबर पर क्या होगा, जो भारत होगा वो 6वें स्थान पर बना हुआ है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुके होंगे। और साथियों इसी के साथ में आज के जो प्रश्न है उनका सेशन क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसके साथ में फ्रेंड अगर आप इस क्लास का पीडीएफ पाना चाह रहे हैं तो पीडीएफ के आपके पास टेलीग्राम जुड़ना होगा, इसका लिंक आपको पास डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर सबसे जुड़िए सभी लोग। आपके पास अगर फेसबुक पेज जुड़े तो सभी फेसबुक में जुड़ सकते हैं। सारे जो चैनल है उनका हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर साथियों वीडियो पर पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जो ट्विटर हैंडल है यहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथियों बता दें जिसको भी अगर व्हाट्सएप पे हमारे साथ में डायरेक्टली जुड़ना है तो साथियों क्या करेगा 9415704065 पर हमें क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपको ग्रुप का लिंक जो होगा वो वहां पर भी मिल जाएगा। साथियों इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड आपके पास में अगले प्रश्न अगले सेशन में कल सुबह के 9 बजे। तब तक सभी को आपको बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।